बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा चैनल तो मैथ से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि अब पेपर हो रहे हैं 10th क्लास के, और जो पेपर है अभी 4 तारीख को परसों, वो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव जो है वो, क्योंकि इंग्लिश में पास होने के लिए भी और अच्छे नंबरों के लिए ऑब्जेक्टिव का आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 19 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप इनको क्लियर कर लें तो ये आपके अच्छे नंबरों में बड़े मावन साबित होते हैं। तो इन पेपरों की थोड़ी सी डिस्कशन, मैंने कहा कि जो लास्ट टाइम के पेपर्स हैं वो मेरे पास 2 थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, तो मैंने कहा इनको डिस्कस कर लें और कुछ चीज़ें आपको बता दें जो आपके लिए हेल्पफुल हों आपके पेपर में। जी, तो सबसे पहले जो आपके 5 नंबर होते हैं ये वर्ब के रिलेटेड होते हैं। आपने सही वाला वर्ब जो है उसको ढूंढ कर उस पर टिक लगाना होता है, बबल्स फिल करने होते हैं। तो आम तौर पर जो ये वर्ब के होते हैं ना, ये सारे 2-4 चीज़ें अगर आप याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके 4-5 जो है वो वर्ब की ये MCQ है वो हो जाएंगे। जैसे पहले नंबर पर बिफ़ोर है, अगर किसी जगह पर बिफ़ोर आ जाए या आफ्टर आ जाए तो बिफ़ोर और आफ्टर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक सेकंड फॉर्म और दूसरी हैड थर्ड। अगर हैड थर्ड वाली उसने दी है तो आपने सेकंड फॉर्म पर टिक लगाना है, और अगर उसने सेकंड फॉर्म वाले दी है तो आपने हैड थर्ड पर लगाना है। जैसे यहाँ पर आप देखें, आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड। अब ये जो है ये हमारी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो गई, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हैड थर्ड फॉर्म वाला। तो हमने इन सब में से हैड थर्ड फॉर्म को ढूंढना है, क्योंकि ये पास्ट है तो इधर भी फिर पास्ट ही होना है, प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बिफोर है, पास्ट से भी बिफोर है, तो इसीलिए जो है वो प्रेजेंट में तो बात जा ही नहीं सकती ना फ्यूचर में, इसीलिए आपने पास्ट के साथ पास ही होगा। तो ये स्टार्टेड के साथ हैड लेफ्ट, तो यही एक ऑप्शन आपका होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, सारा फिक्रा याद नहीं रखना। बिफोर और आफ्टर ये 2 लफ्ज़ याद रखने हैं कि अगर इनमें से कोई लफ्ज़ आए तो स्टार्टेड, अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हैड थर्ड फॉर्म लगा देनी है, हैड थर्ड फॉर्म लगाई हुई है तो आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है। बस ये बात याद रखनी है। उसके बाद ये फ़िक्रा एक इस किस्म का आता है लाजमी तौर पर पेपर के अंदर, जिसके अंदर या फार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि हम इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहते, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम कम है हमारे पास, तो सिंस और फार ये परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए होते हैं। तो जहाँ पर भी फार या सिंस का लफ्ज़ आ जाए, सिंस भी मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ कि सिंस या फार ये 2 लफ्ज़ जहाँ पर भी हों फ़िक्रे के अंदर, वहाँ पर आपने हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, ये 3 ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। हैज़ बीन भी, हैव बीन भी और हैड बीन भी, इनमें से जो दिया हुआ होगा वो आपने देख कर लगा देना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फार और सिन इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें से आपने हैज़ बीन वाला जो है वो ढूंढना है। अब यहाँ पर ये हैज़ बीन वाला है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पैरे में देखें, यहाँ पर ये चीज़ टुमारो सिर्फ एक एक लफ्ज़ है जो आपने याद रखना है, पूरा सेंटेंस नहीं याद रखने की जरूरत। उसी फिक्रे जो वर्ड है उसको आपने देखना है और उसके मुताबिक आपने टिक लगा देना है। जैसे यहाँ पर है टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, तो इसका मतलब ये फ्यूचर है। फ्यूचर में हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ पर भी टुमारो आ जाए या नेक्स्ट आने वाली चीज़ हो, टुमारो हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंडे हो, नेक्स्ट ईयर हो, तो इस सब का मतलब होता है आगे, यानी कि आने वाली चीज़ें, तो वो होती हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट का लफ्ज़ साथ होता है या टुमारो आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए आपने विल और शैल लगाना है। जो डे है, डे के साथ हमेशा विल होता है, तो इसलिए ये आपका विल वाला फ्यूचर वाला सही होगा। उसके बाद आर है, इज़ एम आर जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं पास्ट कंटिन्यूस के। तो पास्ट कंटिन्यूस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के, तो उसमें आपने इसको ING वाली फॉर्म लगानी है। इज़ एम आर जहाँ पर भी हो उसके साथ ING वाली फॉर्म आप लिखेंगे। इसी तरह वाज वर हो उसके साथ भी ING वाली फॉर्म लिखेंगे, और अगर जो है वो इज़ एम आर हो तो उसके साथ भी ING। उसके बाद अगर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही, या रेगुलर बात या रूटीन की बात, या कोई ऐसी बात जो हमारे नेचुरल होती है, मतलब जैसे सूरज निकलता है, सूरज गरूब होता है, इस तरह की बातें जो होती हैं, या प्रोवर्ब्स होती हैं जैसे ग्रीड इज कर्स, तो वो सारी की सारी प्रेजेंट में ही जाती हैं। तो इसलिए ये अब यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो ऊपर हमने पढ़े हो, ना वीक है, ना फार है, ना टुमारो है, ना नेक्स्ट है, ना प्रीवियस है, तो इसलिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्रा होगा। तो शी है, शी, ही, शीट के साथ आप SEIS का इजाफा भी करते हैं, इसलिए फर्स्ट फॉर्म और साथ SEIS का इजाफा, ये आपके वर्ब सही हो जाएंगे।
उसके बाद स्पेलिंग है, स्पेलिंग आपको याद ही करने होंगे कि ये मैं बाद में कुछ एम जो वर्ड्स हैं वो अपलोड कर दूंगा साथ ही वीडियो के, वो आपने पेजेस जो है वो देख लेने हैं, तो वो याद कर लेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह उनमें से आपके हो जाएंगे। बाकी जो बुक है उसमें से जो भी अल्फाज एम होते हैं वो आपको याद होने चाहिए स्पेलिंग उनके। अब इसमें लग्जरी है, लग्जरी के स्पेलिंग साफ ज़ाहिर है ये ए वाले सही हैं। उसके बाद 7 में डिज़ाइन, बड़े ज़्यादातर मशहूर अल्फाज ही होते हैं, तो अब आप इसमें देखें डिज़ाइन, डिज़ाइन एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है तो इसका स्पेलिंग आपको याद होने चाहिए, परेशान नहीं होना। अगर आप नॉर्मल रूटीन में हो तो बता लेते हैं, पेपर में हो तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसलिए सुकून से पहले सोचें स्पेलिंग, फिर वो जो सही हो वो लगा देने। इसी तरह डेस्टिट्यूट के ये सही हो जाएंगे। प्रोनंसिएशन अगर आपको आती होगी तो आप सही कर लेंगे। उसके बाद बिलीव है, ये भी बड़ा मशहूर वर्ड है इसलिए इसका ये आ जाएगा। उसके बाद एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है ये भी याद करने चाहिए, लेकिन इनका एक तरीका होता है कि जो आपके वर्ड्स दिए होते हैं उनमें से देखें कि ऐसा वर्ड जो सब में से अलहदा किस्म का हो वो आप जो है वो लगाएं, क्योंकि जो अलहदा होता है वही असल में जवाब होता है। अब जैसे एंटोनिम्स ऑफ माइटी, माइटी जैसे अल्लाह अल माइटी यानी कि अजीम, बड़ा, स्ट्रॉन्ग, तो अब ये देखें ग्रैंड भी बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग भी मजबूत बड़ा होता है, स्टडी का मतलब भी मजबूत होता है। इसमें एक वर्ड अलहदा है जो इनमें मिलता ही नहीं है, वो है वीक, कमज़ोर, तो यही आपका सही जवाब होगा। मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब आपको पता होता है मोटिवेट, जैसे आपको टीचर तो मोटिवेट करते हैं, मतलब पढ़ने के लिए आपको जज्बा पैदा करते हैं, उस चीज़ को कहते हैं इंस्पायरेशन। सिनोनिम्स मैरली, मैरली का मतलब होता है बिल्कुल चंद, महज यानी कि सिर्फ के लिए इस्तेमाल होता है कि ये सिर्फ ये काम हुआ है, तो सिर्फ के लिए आपको पता है कि आप वर्ड वैसे ओनली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। ग्लोरियस, शानदार, और स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार होता है, ये मीनिंग एक जैसे हैं। रेसिपेंट, रेसिपेंट आप अगर आप किसी जगह से दुकान से कोई चीज़ ख़रीदने जाएं तो आप वहाँ से रसीद लेते हैं, उस रसीद के ऊपर ये लफ्ज़ लिखा होता है रेसिपेंट, तो उसका मतलब ये होता है कि रसीद जो है यानी कि जो सामान ख़रीद रहा है वो वसूल करने वाले का नाम, तो वसूल करने वाले को रेसिपेंट कहते हैं और वसूल करने वाले को ही रिसीवर कहते हैं। रिसीव का मतलब भी वसूल करना होता है। हाँ जी, उसके बाद अब ये इफ़ यू कम, जहाँ पर भी इफ़ का लफ्ज़ आ जाए, इफ़ वाले फ़िक्रे को कहते हैं कंडीशनल। कंडीशनल में 3 किस्में होती हैं। जो इफ़ के बाद फ़ौरन हिस्सा आ रहा है उसको आपने देखना है, अगर उस फ़िक्रे के अंदर इफ़ के बाद जो आ रहा है उसके अंदर अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट कंडीशनल होगा, सेकंड फॉर्म होगी तो सेकंड कंडीशनल हो रहा होगा, अगर थर्ड होगा फिर थर्ड फॉर्म होगी तो थर्ड कंडीशनल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, जैसे इफ़ के बाद ये हिस्सा है, इसके अंदर ये कम है, कम आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसीलिए ये फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए हमारा फर्स्ट कंडीशनल हो। सिंस, व्हेन हैव दे बीन सर्विंग, यहाँ पर देखें हैव बीन आया है, हैव बीन और आईएनजी वाली शक्ल जो है ये आपकी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो इसीलिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ही डैश स्मोकिंग इन 2016, अब ये 2016 गुजर चुका है तो गुजरी हुई बात को हम पास्ट कहते हैं। पास्ट के लिए हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो हम गिव की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ही गेव अप। रुथलेसनेस ये एक खामी या खूबी है, इसीलिए जो खामी खूबी को जाहिर कर रहा हो वो चीज़ होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट। आई हैव अ सरप्राइजिंग न्यूज़, अब यहाँ पर जो हैव है ये वर्ब के तौर पर कि मेरे पास एक हैरान कुन, ये सरप्राइजिंग जो है ये इस एम आर के साथ वर्ब के साथ नहीं आ रहा, बल्कि ये आई एन जी वाली शक्ल है जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो जहाँ पर भी आई एन जी वाली शक्ल नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो उसे हम जेरेंड कहते हैं। ये बड़ा मशहूर जो है वो एम सी क्यूज़ है, आम तौर पर एक एम सी क्यूज़ इससे रिलेटेड लाजमी आ जाता है जेरेंड, कि आई एन जी वाली शक्ल होती है और वो पूछता है कि ये कौन सा सही फिक्रा है, तो उसका आपने जेरेंड पर निशान लगाना है। इन्फिनेटिव होता है अगर टू के बाद कोई वर्ब लिखा हुआ हो, जैसे आई आप सेंटेंस में लेटर में लिखते हैं आई कम टू नो, कम टू नो, अब इसमें जो वर्ब है वो ये इस्तेमाल हो गई है कम टू नो, ये जो है ये आपका होता है इन्फिनेटिव। तो ये दो चीज़ों के बारे में आपको बता दिया, जेरेंड और इन्फिनेटिव। ये तकरीबन पुराने पेपर्स और जितने भी अहम चीज़ें हैं आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से वो मैंने ये पेज अलहदा निकाले हैं, तो ये सारे पेज जो है एक एक करके हम दिखा देते हैं आपको, तो आपने ये पॉज करके जो है वो इनको
देख लेना है और लिख लेना है, या जैसे भी हो सके इंशाल्लाह ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और